स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसी हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो मैंने सोचा कि भाई क्विक रिविजन क्यों ना इसका भी बना ही दिया जाए, सारे चैप्टर्स के तो बच्चों को मिल ही रहे हैं। सो इस चैप्टर में भी बेटा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत कुछ ही है, बट मैंने उसमें से भी जितना इंपॉर्टेंट है सोचा 15 मिनट में वो तुम तक प्रोवाइड करा दूं कि ये तो तुम्हें पढ़ के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें सबसे पहले तो यही आता है एक छोटा सा सेक्शन जानना कि अम्ल एवं क्षारक ही क्या होते हैं, यानी एसिड और बेस ही क्या होते हैं। पहली बात तो इसे तुम टेस्ट करके इसकी पहचान नहीं कर सकते हो कि तुम सोचो कि हर एसिड को टेस्ट करके बता दो कि हाँ अभी तुम्हें यही पता है कि एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो क्षार जो है भैया वो कड़वे होते हैं ना। बेटा इसकी बेस पर तो कभी तुम ध्यान नहीं रख पाओगे। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, किसका कितना पीएच होता है, सारी ही चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। भोजन का खट्टा यानी कि भैया जो सार वाला टेस्ट होता है और कड़वा यानी बिटर स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अम्लों का स्वाद बेसिकली कैसा होता है? खट्टा होता है, लेकिन सारे ही एसिड इक्वली खट्टे होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी अपने पीएच के अकॉर्डिंग होते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो मैम बेसिकली ये लिटमस पेपर होते क्या हैं? सो बच्चे ये होते हैं इंडिकेटर, जिसे इंग्लिश में हम इंडिकेटर, जिसे हम इंग्लिश में ही इंडिकेटर कह रहे हैं, हिंदी में तो ये क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक। बेसिकली ये इंडिकेटर ना नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, इसी के साथ साथ बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक भी होते हैं और संश्लेषित इंडिकेटर भी होते हैं, जिसे बेसिकली सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशालाओं में। ओके, सो अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि जो बेस या क्षारक है ना, इसका जो स्वाद है वो कड़वा यानी बिटर यानी कड़वा होता है, एवं ये रेड लिटमस पेपर को बच्चे ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, यानी कि ये एक तरीके का लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। कई बार पूछने को आ जाता है, तो जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक हल्दी भी क्या होती है बच्चे? एक नेचुरल इंडिकेटर ही होती है ना। अब ऐसे ही कुछ संश्लेषित सूचक भी पेपर में आ जाते हैं। तो आपने कभी नाम सुना होगा फिनोल्फथैलीन का, आपने कभी नाम सुना होगा मैथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज, बेसिकली इसे कहते हैं। ये सब क्या होते हैं? इंडिकेटर ही होते हैं, बट कौन से होते हैं? ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जिन्हें संश्लेषित किया गया है, बनाया गया है। ओके, क्या ये कहानी डन हो गई? चलो आगे की कहानी पढ़ने के लिए एक छोटू सा सेक्शन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, विच इज पीएच स्केल। हिंदी में भी ये क्या होगा भैया? पीएच स्केल ही आप इसे ध्यान रखेंगे। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक शुरू होके चलता है? तो भैया ध्यान से सुनो, 0 से शुरू होता है और 14 पे खत्म होता है। क्या कहा बेटा मैंने? कि जो पीएच स्केल है ना बेटा, 0 से शुरू होता है और 14 पर खत्म होता है, बीच में ये 7 भी है। क्लियर? तो हर वो पदार्थ जिसका पीएच 0 से 7 के बीच में है बेटा, वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है, यानी कि बच्चा एसिडिक नेचर का कहलाता है। और हर वो पदार्थ जिसका जो पीएच है भाई वो 7 से 14 के बीच में है, वो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? सो से हम क्षारीय कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे किसी भी पदार्थ का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम है ना, तो बच्चे वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? सो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और अगर किसी का पीएच 7 के आसपास है, सो वो क्या होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं, जिसे हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और अगर किसी चीज़ का पीएच 7 है तो वो कैसा होता है बच्चे? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। और इसी के साथ अगर किसी का पीएच 7 के आसपास है तो उसे हम दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? वीक बेस कहेंगे। और अगर किसी का पीएच 14 के आसपास है तो उसे हम क्या कहेंगे? सो वो हो जाएगा भैया प्रबल क्षार। क्लियर? क्या होगा बेटा? सो वो होगा प्रबल क्षार। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने ज्यादा प्रबल होते हैं, इसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है, तो ध्यान से देखो। बेसिकली यहाँ पर
हमने क्या देखा, 7 जो है मतलब pH 7 से जैसे जैसे हम कम देखते जा रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और जब pH स्केल बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, जैसे जैसे pH घटता जाएगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे pH जो है वो बढ़ता जाएगा क्षारीयता उतनी ज्यादा होगी। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे pH अगर किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन है, न खट्टा होगा न कड़वा होगा। फॉर एग्जाम्पल पानी, कब देखा तुमने पानी खट्टा कड़वा है? नहीं होता है। इसी तरह से ब्लड का pH 7.4 होता है। खून तुम्हारा कड़वा है क्या? नहीं, क्योंकि इसका pH बहुत कम है, 7 के आसपास है ना। तो अब इसीलिए कह रही थी रट मत लेना कि कोई भी चीज तुम खाने पीने से ही पता कर लोगे कि भाई हर चीज खा के पी के पता कर सकते हैं कि इसका pH क्या होगा। ब्लड का तुम पहचान भी नहीं पाओगे, 7.4 है क्योंकि क्षारीय है लेकिन हल्का सा होता है। इसी के साथ दैनिक जीवन में pH का महत्व बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ध्यान से सुनो, हमारा शरीर 7 से लेकर, पेपर में पूछा जाता है हमारी बॉडी जो है जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही है तो इसका pH रेंज क्या होता है? 7 से लेकर 7.8 होता है, तभी हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से काम कर पाता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकता है, और वर्षा के जल का pH मान बेटा जब 5.6 से कम होता है, स्टार कर लो दूसरा क्वेश्चन इसी स्लाइड से, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए pH कितने से कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीव धारियों की उत्तरजीविता क्या हो जाती है बच्चे? कठिन हो जाती है। हमारे पाचन तंत्र का pH भी हम यहाँ पर देखते हैं। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। सोचने वाली बात है, हमारे स्टमक में ऑलरेडी एक एसिड है, हमारे स्टमक में ऑलरेडी एक एसिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बेटा ये हमारा दोस्त भी होता है और ये हमारा दुश्मन भी होता है। जब हमारे फूड के साथ कोई, जैसे हम खाना खाते हैं, इन केस अगर इसके साथ कोई बैक्टीरिया यानी कि बच्चे जीवाणु हमारे शरीर में जाने की कोशिश करता है ना, तो ये उसे वहीं पर ही क्या कर देता है? किल कर देता है, यानी कि बच्चे मार देता है। अब बात आती है कि ठीक है, ये इसे वहीं पर किल कर देता है, मार कर देता है, लेकिन इसी के साथ अगर बात आती है कि कई बार हम बहुत अनशन खा लेते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना ये तो चलता ही रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। डेफिनेटली राइट है, बिल्कुल सही है। अपच की स्थिति में यानी जब हमारा खाना नहीं पचता है तो ऐसी स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, और यह प्रति अम्ल की अधिक की मात्रा को न्यूट्रल करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल जो क्षार है उसका प्रयोग किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कुछ एसिड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई सीधे पूछेंगे किस में कौन सा एसिड होता है। सो ये है वो नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस ये भी पूछते हैं कि नेचुरल सोर्सेस में क्या है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं। तो भाई उसमें तो सिरका विनेगर जो है हमारा प्राकृतिक स्रोत है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। संतरे में होता है सिट्रिक एसिड, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, टमाटर में होता है भैया ऑक्जेलिक एसिड, खट्टे दूध या दही की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, नेटल के डंक में भी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। चलिए एक और कहानी जानते हैं इसी के साथ हम। लवण के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, इसके प्रोसेस के बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित होने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो उससे हमें नमक का घोल NOH के रूप में मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। इस पूरी प्रोसेस को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जहां दो तरीके की गैसेस निकलती है NaOH के साथ, एक तो क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस इससे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। सो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसके रिएक्शन मत भूलना, कुछ भी हो जाए तुम अपना नाम भूल जाना, लेकिन इसके रिएक्शन नहीं बोलोगे कि अगर हम
NaCl के जलीय विलयन की रिएक्शन H2O वाटर के साथ कराते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमें क्या देता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, और दो तरीके की गैसेस भी इससे निकलती हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इमेज है, अगर बोर्ड एग्जाम में तुम ये बनाकर भी आ जाओगे तो भी तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे और काफी अच्छा लगेगा, ये समझ रहे हो। अच्छा, इसी के साथ NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसके गोल का बेसिकली यूज इसका कहाँ होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए होता है। इसी के साथ साबुन और अपमार्जक, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर के फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में जानने के लिए कि भैया ये विरंजक चूर्ण जो है ये क्या होता है। सो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जी हाँ, अभी हमने इस पूरी प्रोसेस को जाना है, अभी हमने इस पूरी प्रोसेस को समझा है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस पर क्लोरीन की क्रिया से ही बचा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को हम CaOCl2 से दर्शाते हैं, यद्यपि इसका वास्तविक संगठन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। इसके बनने के प्रोसेस आपके सामने है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ये विरंजक चूर्ण दिखता है H2O के साथ। डन, समझ रहे हो ना, कुछ नया तो नहीं है ना, ठीक है। इसी के साथ पेपर में पूछेंगे कि बताओ इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बता देना भाई, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका यूज होता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के फॉर्म में इसका यूज होता है। पीने वाले जल को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने में किया जाता है ना। जैसे हम बारिश का टाइम होता है या नॉर्मली भी कई बार हमें कुछ खस्ते वाली चीजें खाने का मन करता है तो उसमें किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है ताकि खाना जो है वो जल्दी पक जाए। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेटा इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसकी प्रोसेस एक रिएक्शन तुम्हारे सामने है कि भैया NaCl, देखो तुम्हारी NCERT में गलत है, Cl को कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्लास 9th में तुम्हें पढ़ाया गया है, इसे ऐसे लिखते हैं। सो NaCl के रिएक्शन H2O वाटर से कराने पर, CO2 से और अमोनिया से कराने पर, ये आपस में सब रिएक्ट करके ही क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड देता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडे का उपयोग भाई बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रण होते हैं, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को भी बच्चों तुम्हें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, उसे फुलाया जाता है, इससे ये मुलायम और काफी ज्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं। केक तुमने देखा है ऐसे हाथ ऐसा करोगे तो ऐसे अंदर तक चला जाता है, इतना ज्यादा स्पॉन्जी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक तरीके का एंटी एसिड ही होता है, जो एंटी एसिड का एक संगठन है, प्रति अम्ल का संगठन है। क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लता की अधिकता को न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेट में एसिड है, ये क्षार के फॉर्म में काम करता है। एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी बच्चे किया जाता है। दैट्स इट। एक छोटू सा फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या मैंने तुमको पढ़ाया है। सो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमने ये बिल्कुल बेसिक के लिए जाना है कि भैया एसिड क्या होते हैं और साथ ही साथ में बेस क्या होते हैं। इसी के साथ हमने जाना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने कुछ इंडिकेटर्स तुम्हें बताए, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, इनके बारे में जाना हमने। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने ज्यादा प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ पर हमने इनके पीएच के आधार पर इनके बारे में अंतर किया। फिर हमने जाना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जिसमें हमने क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं ये जाना, हमारे पाचन तंत्र का पीएच जाना, कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में जाना, और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड
का जो जलीय विलयन है इसके प्राप्त होने की कहानी देखिए कि NaCl का जो घोल है अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो हमें दो तरीके की गैसेस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, इसमें निकलेगी। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्राप्त होती है इस पर जाकर, और इसी के साथ साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भी प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है, कैसे बनता है बेकिंग सोडा, इसका कहाँ यूज होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। 15 मिनट में बहुत कुछ बता दिया है। हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन ये सारे टॉपिक्स तो तुम्हें पढ़ के ही जाने हैं। ओके, सो इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।